हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम ABFM के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो ये है फ्रेंड जो है आपका डिसीजन मेकिंग के बारे में और उसका पार्ट 1 है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग में कुल मिला के 3 या 4 मेथड हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। 3 न्यूमेरिकल बेस्ड हैं और एक थ्योरेटिकल, उसको छोड़ देंगे। पहला मेथड है CBP एनालिसिस, कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट। कितना पैसा लग रहा है, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे, 10 लाख यूनिट बनाएंगे, 15 लाख पंखे बनाएंगे, 20 लाख पंखे बनाएंगे, और कितना प्रॉफिट होगा। इन तीनों फैक्टर्स को एक साथ लेकर के ही बनती है आपकी CBP एनालिसिस। ओके, तो आइए थोड़ा सा थियरी देख लेते हैं, क्योंकि बगैर जो है थीम बनाए न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि थोड़ा समझ लेते हैं, ज़्यादा नहीं समझेंगे लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग यूजिंग कास्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो डिसीजन मेकिंग चैप्टर का नाम है, यानी हमें डिसीजन लेना होता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। उसके लिए 2-3 मेथड हैं जिनका हम सहारा लेते हैं। पहला है CBP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। इन प्रैक्टिकल टर्म्स द कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्राइस आर द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ एनी प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो किसी भी तरीके की अगर आप प्रॉफिट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें 3 चीज़ें, कॉस्ट वॉल्यूम कितना और प्रॉफिट, ये 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यानी कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन करके उभरते हैं। कास्ट में 2 कंपोनेंट होते हैं, यानी कास्ट 2 तरीके की हो सकती है। एक तरीके से कह लीजिए कास्ट 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। पहला फिक्स कास्ट है ना, हम बात कर चुके हैं कई बार, और दूसरा है वेरिएबल कास्ट। ओके, हम क्या करते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कास्ट को घटाते हैं, तब हमारा कंट्रीब्यूशन निकलता है, और फिर उसमें से हम फिक्स कास्ट को घटाते हैं। ओके, याद है ना आपको ये सारी बातें। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि जो कास्ट होती है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट। अब थोड़ी सी बात करते हैं फिक्स कास्ट क्या होती है। फिक्स कास्ट का मतलब ये होता है फ्रेंड, जो कि मतलब फिक्स है, बदलेगी नहीं। जैसे मान लीजिए आपने अपने मकान रेंट पर ले रखा है और उसका रेंट 10,000 रुपये है। ठीक है, तो ये फिक्स कास्ट है, ये नहीं चेंज होगी। वेरिएबल कास्ट क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब किसी महीने आपको 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ रहा है, किसी महीने आपको 200 रुपये से काम चल जा रहा है, किसी महीने 500 रुपये। ओके, तो ये वेरिएबल कास्ट हो गई। फिक्स कास्ट क्या है, 10,000। लैंडलॉर्ड को आपको 10,000 रुपये हर महीने के बिगिनिंग में दे देना होता है। ओके, बाकी इलेक्ट्रिसिटी आपका वेरिएबल कास्ट के टर्म में ली जा सकती है। ओके, तो फिक्स कास्ट पर यूनिट, फिक्स कास्ट पर यूनिट विल गो डाउन इफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन आर सेल्स इंक्रीजेज। तो ये बोल रहे हैं कि जो फिक्स कास्ट होगी हर यूनिट की, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जितना पैसा लग रहा है वो घटेगा। कब घटेगा, जब आप ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को प्रोड्यूस करें। यदि आप 10 लाख जो है फ़ैन बना रहे थे, पंखे बना रहे थे, अगर आप 10 लाख की जगह 20 लाख पंखे बनाएंगे तो आपकी फिक्स कास्ट घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, देखिए समझिए। जैसे फैक्ट्री को आपने मान लीजिए, फैक्ट्री को आपने रेंट पर ले रखा है। रेंट कितना जाता है, 2 लाख रुपए महीने का, फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए महीने का रेंट जाता है, और ये आपका फिक्स है, फिक्स कास्ट है। ओके, अब फैक्ट्री को एक महीने में 2 लाख रुपए रेंट देना है। तुम चाहे उसमें 10 पंखा बनाओ, चाहे 10 लाख पंखे बनाओ, और चाहे 20 लाख पंखे बना लो, चाहे 50 लाख पंखे बना लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ओके, तो भाई 2 लाख रुपए खर्चा किया हमने रेंट में, और बदले में हमने 10 पंखा बनाया, तो बहुत महंगा पड़ गया ना। और अगर बदले में हमने 2 लाख रुपए खर्चा करके 20 लाख फैंस बना लिए, पंखे बना लिए, तो हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, तो हमारा फ़ायदा हो गया। ऑब्वियसली ये जो फिक्स कास्ट है, 20 लाख पंखे के लिए भी 2 लाख रुपए है, और 10 पंखे के लिए भी 2 लाख रुपए है। तो ऑब्वियसली 20 लाख पंखे प्रोड्यूस करने पर ये फिक्स कास्ट पर यूनिट घट रही है। हर यूनिट के पीछे 20 लाख पंखे बनाने में केवल 2 लाख रुपए खर्चा एक हिसाब से देख लीजिए, तो बहुत कम लगा। और 10 पंखे बनाने में 2 लाख रुपए खर्चा, मतलब कि एक पंखा 20,000 रुपये का हुआ है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो ये बोल रहा है कि फिक्स कास्ट जो है पर यूनिट नीचे जाएगी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या सेल्स आपकी इंक्रीज हो जाए। आपकी बिक्री भी अगर बढ़ेगी तो बदले में फिक्स कास्ट जो है आपकी घट जाती है। वेरिएबल कास्ट की अगर बात करें तो ये जनरली वेरीज विथ वॉल्यूम, है ना। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही वेरिएबल कास्ट बढ़ेगी। जैसे आप अगर 20 यूनिट चलाएंगे तो 200 रुपये का बिल देना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में 50 यूनिट खर्चा करेंगे तो 500 रुपये का, मान लीजिए 10 रुपये की एक यूनिट पड़ रही है, और किसी महीने आपने AC चला दिया, 200 यूनिट चला दी, तो फ्रेंड्स आपको 2,000 रुपये
देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो जनरली क्या करती है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम आप प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा यूनिट आप खर्च करेंगे उसके हिसाब से बढ़ती जाती है, ऐसे समझ लीजिए। बट हियर टू द वेरियंस विल डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोसेस अडॉप्टेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी मतलब कहने का होना क्या चाहिए कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट यूज करें। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है कि जैसे एक कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वो एक ही चीज़ नहीं बनाती, वो बहुत सारी चीज़ें बनाती। मान लीजिए कोई कार की फैक्ट्री है, तो कहीं पर उसी फैक्ट्री में कार के लिए लाइटें बन रही होंगी, कहीं पर इंजन बन रहा होगा, कहीं पर उसकी कवर बन रही होगी, है ना, सीट की कवर, कहीं पर हैंडल बन रहा होगा, कहीं पर क्लच बन रहा होगा, कहीं पर टायर बन रहे होंगे, मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर, ओके। तो कौन सी प्रोसेस और कैसा प्रोडक्ट मिक्स के आपने यूज किया है उस पर डिपेंड करके वेरिएबल कॉस्ट आपकी चेंज होती रहती है। हायर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल जनरली, अब देखिए अगर आप जो है क्या करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो इट विल जनरली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू इकोनॉमी ऑफ स्केल, है ना। तो क्या होता है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कोई किसी व्यक्ति को आपने रखा हुआ है, ठीक है, अपने घर में काम करने के लिए, तो भाई चाहे वो जो है 20 जो है बर्तन धुले और चाहे वो दिन भर में 200 बर्तन धुले, वो दिन भर का आपसे जो है 300 रुपये लेने वाला है। ही इज़ गोइंग टू चार्ज यू 300 रुपीज़। चाहे उससे 20 बर्तन आप साफ़ करवा लीजिए, चाहे 200 बर्तन साफ़ करवा लीजिए, चाहे एक बार झाड़ू पोछा करवाइए, चाहे 20 बार झाड़ू पोछा करवाइए, आपकी मर्जी है, बट ही इज़ गोइंग टू टेक 300। तो वही बोल रहा है कि अगर आप ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोडक्शन करेंगे तो जनरली जो आपकी कॉस्ट है वो घट जाती है, ओके। क्यों? इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से। बट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ड्यू टू अप स्केलिंग द फैसिलिटीज में अगेन चेंज द कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करने पर आपकी जो कॉस्ट है वो घटेगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट तो घटेगी, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ों का भी इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, भाई ज़्यादा लोग लगेंगे, है ना। ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है, जो काम 10 लोगों से चल रहा है तो वो 20 लोग लगेंगे। जितनी बिजली की यूनिट पहले लग रही तो उसकी डबल तिबल यूनिट लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें भी जो है मतलब वही बोल रहे हैं कि अप स्केलिंग द फैसिलिटी, आपको अपनी फैसिलिटी को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत सारा सामान मैन्युफैक्चर कर लिया तो उसको स्टोर करने के लिए भी जगह चाहिए। जैसे आप महीने के 100 पंखे बनाते थे, बिक जाया करते थे। अब आप महीने के 2000 पंखे बनाते हैं तो भाई 100 बिक रहे थे, 200 बिकने लगे, 300 बिकने लगे, लेकिन 1700 पंखे तो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखने पड़ेंगे। तो उन सब चीज़ों पर भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई ये जो है आपका कास्ट स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। जैसे पहले चल रहा है तो वैसे नहीं चल पाता है, ओके। हायर वॉल्यूम इन सेल्स may accompany with the disproportionate increase in marketing cost, some of which will be for brand building and rest may be commensurate with the sales volume। देखिए बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा जो है सेल्स बढ़ाने की कोशिश की, अगर आपने बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ाने की कोशिश की, मान लीजिए पहले आप 100 जो है फ्रिज बेचा करते थे महीने में, आपका टारगेट है कि नहीं हमको 1000 फ्रिज बेचने हैं, आपने 10 गुना टारगेट अगर अपना ले लिया है तो ले लीजिए, कोई ऐतराज़ नहीं है। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि आप खर्चा बढ़ेगा कहाँ, अब आपको मार्केटिंग पर पहले से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए देखिए अगर आप बचपन से देखते आ रहे हो और अभी तक कोलगेट, पेप्सोडेंट और ये सब ना, इनके प्रचार कभी बंद नहीं होते, है ना। मतलब जबकि आप ये चीज़ देखो कि मतलब मुझे तो लगता है कि अब हम ना मतलब टूथपेस्ट नहीं मांगते, बी से कि कोलगेट दे दीजिए। इवन ही इज गिविंग यू, मतलब वो आपको लाल दंत मंजन देगा, है ना, या फिर जो है आपको पेप्सोडेंट दे देगा या कोई भी मंजन देगा, लेकिन आप उससे बोलते हैं कि भाई कोलगेट है क्या तुम्हारे पास। मतलब आप सोचिए कि मतलब इतना ज़्यादा दिमाग में बिठा दिया है मार्केटिंग। उसके बावजूद अभी भी आप दूसरा देख लीजिए, रिन का प्रचार बराबर आता रहता है। निरमा का बीच में बंद हुआ था, फिर से निरमा जो है नए लोगों को लेकर के आया है ना। व्हील का प्रचार देखिए लगातार, ये क्यों इतना पैसा, मतलब मेरा जो कहने का भाव है कि यार हमारे दिमाग में बैठा हुआ भाई कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो नहीं याद है, मुझे बताओ जो है। क्या मुझे लाइफ बॉय नहीं याद है, कि मुझे रिन नहीं याद है, या फिर वो उनकी लाइनें याद हैं जो वो प्रचार में यूज करते हैं, राइट। बहुत सारी लाइनें हैं, जिंगल्स उनकी जो है एकदम ध्यान है कि हाँ वो क्या बोलने वाले हैं। आपके टूथपेस्ट में नमक आया, फिर लहसुन भी इन्होंने जोड़ा, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, है ना, जीरा तक डालने की कोशिश करी। सो ऑल दोज थिंग्स आर हैपनिंग। फिर भी मेरा जो कंसर्न है कि जब मुझे, यानी जनता को, जैसे मैं भी एक जनता हूँ, आप भी एक जनता हैं, तो सबको जब याद ही है कि मतलब हाँ भाई कोलगेट,
हाँ भाई कोलगेट, हाँ आपको पता है कि कोलगेट ही लेना है, बट उसके बावजूद भी वो पैसे इतना सारा वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि आपको ब्रांड अपना बनाना पड़ता है, ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ती है। अमिताभ बच्चन को हायर करते हैं या किसी को भी हायर करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, इसी पर्पज से ही किया जाता है फ्रेंड, ताकि लोगों के दिमाग से इमेज जाने ना पाए। ओके, तो ये हो गया, इसमें आपका पैसा खर्चा होगा। तो आप अगर सेल्स बढ़ाना चाहोगे तो बदले में आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उसमें पैसा खर्चा करना पड़ेगा। वाइल प्राइसिंग विल हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज इन फैक्ट डिटरमाइंस द ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए, जो प्राइस होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी पर सीधा सीधा असर डालता है, और साथ ही साथ में ब्रेक इवन पॉइंट को भी डिटरमाइन करने में मदद करता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वह पॉइंट जैसे जिस पर ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, यानी एक तरह से कहा जाए मूल पूंजी निकाल लेना, है ना? क्या करना? मूल पूंजी निकाल लेना। मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसने एक कंपनी खोली हुई है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट उसका मान लो बनाने में 500 रुपये खर्चा होते हैं। कितना खर्चा होता है? 500 रुपये एक प्रोडक्ट बनाने में उसका खर्चा होता है, ठीक है। तो अब मतलब कहने का, मान लो उसने 2 लाख रुपए की सेल करी। ओके, कितने लाख रुपए की? महीने एक प्रोडक्ट बनाने में 500 रुपये लगता है, पूरे महीने में जितने भी प्रोडक्ट बने उनको प्रोड्यूस करने में मान लीजिए 2 लाख रुपए लगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपए अगर 500 रुपये के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 400 आइटम बनते हैं। कितने? 400 आइटम। ओके, यानी कि आपने जितना प्रोडक्शन किया कितने का किया? पूंजी बता रहा हूँ, मूलधन कितना लगाया? 2 लाख रुपए। कितना रुपए लगाना पड़ा? 2 लाख रुपए। कितने आइटम बनकर तैयार हुए? 400 आइटम आपके बन करके तैयार हो रहे हैं 500 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब आपको मतलब प्रॉफिट अगर कमाना है तो इसका मतलब आपको 400 आइटम से ज़्यादा ही बेचना पड़ेगा, प्लस 400 से प्लस ही आइटम बेचने पड़ेंगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि 400 आइटम, 400 पंखे बनाने, मतलब कहने का टोटल जो खर्चा किया उसमें 400 पंखे बनाए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने कुल मिला करके बहुत सारे पंखे बनाए, लेकिन जो है उसका जो खर्चा निकल रहा है वो 400 फैन बेचने के बाद निकल जा रहा है। कितने फैन? 400 फैन बेच दिए तो उसका मूलधन निकल आया बेस, और उसके बाद में जितना भी बेचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। तो ये जो 400 फैन है या 400 यूनिट है, ये उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना आपको प्रॉफिट होता है ना ही आपको कोई लॉस होता है, बराबर हो जाता है। ओके, तो वही बोल रहा है कि अगर जो है मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पर भाई प्राइस का तो सीधे सीधे असर पड़ेगा ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आईफोन मतलब जो है आप एंड्रॉयड का फ़ोन लेने जाते हैं 15,000 रुपये का पड़ता है, आईफोन लाख रुपए तक आना शुरू हो चुका है। तो ऑब्वियसली कोई 15,000 रुपये का बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट कमा लेगा? मैं मान लेता हूँ 100% प्रॉफिट कमा ले तब भी 15,000 कमाएगा। ओके, और ये अगर जो है 10% प्रॉफिट केवल कमाएं तो भी ये 10,000 रुपये कमा लेंगे। आप समझ पा रहे हैं? और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि 15,000 के मोबाइल में सारा का सारा प्रॉफिट हो जाए, भाई बनाने में भी तो कुछ लगेगा। ओके, तो वही बोल रहा है कि प्राइसिंग का इफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर होता है और ब्रेक इवन पॉइंट डिटरमाइन करने में भी आपकी मदद करता है। ये हायर द सेल्स रियलाइजेशन अर्लियर इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो जितनी जल्दी आपकी सेल्स रियलाइज होगी उतनी ही जल्दी आप ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर लेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुल मिलाकर के 400 फैन जो है आप बेचने पर आपका जो है ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फार्मूला होता है फ्रेंड, देखिए, फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। क्या होता है? फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को आपने 700 रुपये में बेचा, यानी सेल प्राइस हो गया। अब मान लीजिए इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी? मैं मान लेता हूँ 500 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब कि जो और सारी कॉस्ट हमारी खर्चा हुआ टोटल पैसा वो कितना लगा? 500 रुपये एक एक जो है फैन बनाने में, ठीक है। तो इसका मतलब हमें बचा कितना? भाई देखो 700 का बेच रहा हूँ, 500 रुपये वेरिएबल कॉस्ट लग गई, तो इसका मतलब मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यही प्रॉफिट नहीं है, अभी इसमें फिक्स कॉस्ट भी मेरी जुड़ी हुई है, ठीक है। मान लो कि फिक्स कॉस्ट मेरा जो है पर यूनिट लग जाता है 100 रुपये, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 100 रुपये, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 100 रुपये हुआ। अभी भी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स इसके ऊपर डिप्रिशिएशन लगेगा, टैक्स लगेगा, तब जाकर के आपका एक्चुअल प्रॉफिट निकलता है। पर मान लो कि कम से कम यहाँ 100 रुपये पर तुम पहुँच गए। ओके, तो यही है फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पर? 100 रुपये। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100 रुपये। और यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है फ्रेंड? कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल्स में से आपका वेरिएबल कॉस्ट घटाने से। ये 200 है, ठीक है। तो अगर इसको 100/200 रख दोगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि अगर आप आधी यूनिट
जो वही सामान आपने बनाया है उसका आधा भी, एक सामान नहीं, आधा भी सामान अगर आप बेच देते हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा। ओके, तो ये बात हो गई फ्रेंड्स। वॉल्यूम विल आल्सो हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एब्सोल्यूट प्रॉफिट व्हिच टू विल बी डिटरमाइनिंग फैक्टर इन कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। तो वॉल्यूम का भी असर पड़ता है किस पे, प्रॉफिट के ऊपर, और ये भी जो है आपके ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करने में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है। तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एन इन्वेस्टर विल हैव मैनी कंस्ट्रेंट एंड क्राइटेरिया। बहुत सारे मतलब जब आपको डिसीजन लेना होगा कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं ना, और बहुत सारे क्राइटेरिया अपने दिमाग में रख करके चलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ड्यू टू कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्राइस व्हिच अल्टीमेटली डिटरमाइन प्रॉफिट एंड द ब्रेक इवन पॉइंट आर नोटेड डाउन। तो कुछ पॉइंट इन्होंने बताया है किसके बारे में, जो आपका डिसीजन लेते समय मदद करेंगे। देखिए जैसे जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे, देखिए जब भी आप कोई इंट्रोड्यूस करते हैं नया प्रोडक्ट, ठीक है, कोई कंपनी आई, नई कंपनी एकदम तुरंत ही लॉन्च हुई है, तो वो ये नहीं उम्मीद कर सकती कि बहुत सारा सामान वो बेच लेंगे। तो वही बोल रहे हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हाई वॉल्यूम एंड देयरफॉर कॉस्टिंग विल बी हायर। हम ये नहीं सोच सकते, कोई नई कंपनी आ रही है मान लो फ्रिज बनाने की, है ना, अब वो फ्रिज बना करके बेचना शुरू करेगी तो वो ये नहीं सोच सकती है कि इस बार हम 10,000 यूनिट बेच देंगे। नहीं, हो सकता है कि उसकी 1000 यूनिट ही बिके बड़ी मुश्किल से, क्योंकि अभी मार्केट में उस पर ब्रांड मतलब विश्वास ही नहीं है। आपके पास LG की फ्रिज है, चलो ठीक है, और किसी कंपनी की फ्रिज है आपने ले लिया, लेकिन हेयर करके एक कंपनी आई हुई है आजकल, HAIR ऐसा कुछ करके है, ठीक है, वो भी चलने लगे हैं, लेकिन अभी थोड़ा ट्रस्ट कम है। जितना आप LG और वेयरपूल वगैरह पर विश्वास करते हैं उतना हेयर पर नहीं करते हैं। तो अगर कोई नई कंपनी आती है तो हम नहीं उम्मीद कर सकते कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकेगी। करने को वो कर सकती है लेकिन बेच नहीं पाएगी ना। तो अगर नहीं बेच पाएगी तो फिर बना करके क्या फ़ायदा, रखना थोड़ी ना है। ओके, तो इसीलिए ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बनाएगी। इस वजह से ऑब्वियसली कॉस्टिंग हायर होगी, क्योंकि सारे लोग, पूरी फैक्ट्री लगेगी, पूरे एम्प्लॉय लगेंगे, सारा इंतजाम ताम झाम आपने लगाया, ठीक है। आफ्टर दैट पता चला कि हम जो है मतलब केवल कुछ ही 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस करेंगे, 10,000 यूनिट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे एक बार शादी के लिए जब मंडप सेट हो गया तो मेरे ख्याल से चाहे वहाँ पर एक शादी करवा दीजिए, चाहे 20 शादी करवा दीजिए, है ना, क्योंकि सारा सेटअप है, लगभग सारा सेटअप वही रहता है। शादी की तैयारी हो गई, जैसे सामूहिक विवाह वगैरह होते तो वहाँ क्या होता है, एक पूरा जितना इंतजाम है, टेंट लग गया, पूरी व्यवस्था कर दी गई खाने पीने की, उस काम में चाहे वहाँ 11 जोड़े की शादी हो, चाहे 21 जोड़े की हो, चाहे 51 जोड़े की हो, खर्च वो लगभग वही रहता है। तो वही बोल रहा है कि अगर कम की हम करेंगे तो कॉस्टिंग हायर होगी। इन द एफोरसेट सिनेरियो, जो हम ये बात कर रहे हैं, वी विल हैव टू कीप द प्राइस अफोर्डेबल आर प्रैक्टिकली लो, है ना, टू अट्रैक्ट द न्यू सेट ऑफ बायर्स। अब यहाँ पर एक और दिक्कत आएगी। एक तो सामान बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा सामान बना नहीं पा रहे हैं। 10,000 यूनिट ना बना करके 1000 यूनिट केवल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए बनाने का खर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन हमें साथ ही साथ में अपना दाम भी कम रखना पड़ेगा, है ना, प्राइस अफोर्डेबल रखना पड़ेगा। लोग 8,000 के कोर्सेस जो है सेल करेंगे तो आपको जो है 2,000 और 1,000 के कोर्सेस सेल करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपको नए सेट ऑफ बायर्स को जो है अट्रैक्ट करना होता है, और जिसकी वजह से आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है डिले हो जाता है। ओके, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है। मतलब एक तो प्रोडक्शन में पैसा भी ज़्यादा लग रहा है, दूसरा आपको प्रैक्टिकली जो है मतलब दाम को कम से कम रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ओके, तीसरा केस, इन केस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स having large market, we will have to plan for big volume which will require large capital investment। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं जिसका कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है, जैसे आप टूथपेस्ट की नई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, मान लेता हूँ मैं, या आप जो है वाटर सप्लाई करना चाहते हैं, मतलब बोतल वाले वाटर सप्लाई करना चाहते हैं, तो इनका कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा बोतल प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। जैसे थम्सअप है, कोको कोला है, इसी तरीके कोई और कंपनी अगर मार्केट में आना चाहे, है ना, ये जैसे पेट्रोल पंप है, आप देखते हैं भारत पेट्रोलियम है ना, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ऐसे ही इंडियन का है। इसी तरीके से एक और कोई कंपनी अगर इंट्रोड्यूस अपने आप को करना चाहे तो उसको बहुत बड़े स्तर पर पैसा चाहिए होगा, क्योंकि उसे पूरे ऑल इंडिया लेवल पर अपना जो है फ्रेंचाइजी ओपन करनी पड़ेगी। तो वही बोल रहे हैं कि बहुत बड़े अगर कोई कस्टमर बेस ज़्यादा है किसी प्रोडक्ट का, तो उसमें आपको ज़्यादा मात्रा में ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, कम मात्रा में करने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में आपको ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता होगी, लार्ज जो है कैपिटल यानी पूंजी ज़्यादा चाहिए होती है। ओके, अब अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना है और ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, तो उसी सिनारियों में
to crave out the reasonable market share, huge advertisement and brand building expenses will have to be incurred affecting the cost and profitability। अब अगर आपने मान लो कि जो है टूथपेस्ट की एक नई जो है कंपनी खोली है, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा टूथपेस्ट आप प्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है आप 1 करोड़ टूथपेस्ट जो है के पैकेट लॉन्च करें, ठीक है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए 1 करोड़ जो है पैकेट बनाने के लिए। और साथ ही साथ में अब आपको ब्रांड बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, आपको जो है अपना प्रचार करना पड़ेगा, उसमें भी ठीक ठाक पैसा खर्चा करना पड़ेगा। जैसे ब्लिंकिट ऐप है ना, देखिए 10 मिनट में डिलीवरी की बात वो करते हैं, लास्ट मिनट ऐप फॉर इंडियाज नीड, ऐसे करके उनकी टैग लाइन है। तो 10 मिनट में वो पहुंचाते हैं चीज़ों को। तो अब भाई बना तो दिया उन्होंने प्रोडक्ट, है ना, लेकिन अब उनको ये एडवर्टीजमेंट करना पड़ रहा है। यूट्यूब वगैरह देखते रहे तो बहुत ज़्यादा प्रचार इन लोगों का आता है। तो वही बोल रहे हैं कि आपको ब्रांडिंग में, है ना, एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी लागत और आपका प्रॉफिट दोनों पर ही असर आएगा ही आएगा। ओके, मोर ओवर बिल्डिंग लार्ज कैपेसिटी विल नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिलेइंग द पेबैक पीरियड। अब अगर ज़्यादा बड़े लेवल पर मास प्रोडक्शन करना है, बड़ी कैपेसिटी में आपको जो है प्रोडक्शन करना है, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से पे बैक पीरियड आपका डिले होगा। पे बैक पीरियड क्या होता है, अगर मैंने 100 रुपये लगाए हैं तो ये 100 रुपये मुझे कितने साल में वापस मिल जाएंगे, वही होता है पे बैक पीरियड। मानो कि पहले साल मैंने 50 रुपये कमाए, दूसरे साल 20, तीसरे साल 30, चौथे साल 40, तो कुल मिला करके देखो मुझे 100 रुपये कमाने में कुल मिला करके 3 साल लग गए। कितने साल लग गए फ्रेंड? 3 ईयर्स आपको लग गए। तो यही पे बैक पीरियड होता है। ओके, फिर आ रहा है स्पेशलिटी प्रोडक्ट ऑन द अदर हैंड कैन बी लॉन्च्ड विथ हाई प्राइस एंड गुड मार्जिन बट मे नीड ब्रांड बिल्डिंग एंड ह्यूज R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसा स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर सकते हो अगर आप चाहो, मतलब जो मास प्रोडक्शन के लिए नहीं है, स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है, विशेष वर्ग के लिए है। जैसे जो लैम्बोर्गिनी वगैरह या फिर जो ये आपकी फेरारी वगैरह बड़ी बड़ी कार होती हैं, है ना, तो बड़ी बड़ी कार होती है, स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट हैं, कोई डाउट नहीं है, है ना। इनका मतलब हो सकता है कि पूरे साल में इंडिया में फेरारी पता नहीं बिकती भी है कि नहीं, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन कुछ कारें हैं जो बड़ी आपकी महंगी कारें हैं, हो सकता है पूरे साल में 40 से 50 कार ही बिकती हैं, टोटल 40 से 50 कार बिकती हैं, लेकिन होती भी 7-7 करोड़ की हैं, है ना। तो पहले आदमी हीरो बनता है या क्रिकेटर बनता है, फिर ढेर सारे पैसे कमाता है, तब जाके खरीदता है, तो उसमें बहुत सारा समय लगता है, इसलिए जो है 40-50 लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आप स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे। ठीक है, आप लॉन्च कर सकते हैं, हाई प्राइस पर लॉन्च करेंगे इसको, दाम अच्छा खासा लेंगे, ठीक है, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। 7 करोड़ की कार बिक रही है, कम वक्त जो है 8 करोड़ की बेचने लगो, तब भी लोग खरीदेंगे, विश्वास करो मेरा, है ना। 8 करोड़ की बेच दो तो 1 करोड़ का मार्जिन तो देखो मैंने अभी तुरंत ही दे दिया आपको उसके पहले जो फ़ायदा उसने कमाया हुआ अलग बात है। ठीक है, मार्जिन भी मिलेगा, लेकिन भाई यहाँ पर भी आपको ब्रांड अपना बनाना पड़ेगा। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब हुआ अगेन आपको प्रचार करना पड़ेगा, आपको अमिताभ बच्चन या फिर बड़े बड़े सुपरस्टार मेगा स्टार्स को यहाँ पर लाना पड़ेगा, और साथ ही साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। जो आपका प्रोडक्ट है वो भाई 8 करोड़ की कार है तो जनाई भी तो देनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे अल्टो या फिर वैगनार जैसी कार को 8 करोड़ में कोई खरीद लेगा। ओके, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब इन्होंने आपको कुल मिलाकर के ये बताने की कोशिश की है कि कैसे जो है मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो मतलब है ना, कास्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, हर एक बात करी। कास्ट बढ़ाई या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, है ना, या वॉल्यूम बढ़ाया तो क्या इफेक्ट आया, प्रॉफिटेबिलिटी पर क्या असर आ रहा है, सब चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। तो वी कैन गो ऑन गिविंग डजन्स ऑफ सच एग्जाम्पल ऑफ एम्फसाइजिंग द point that cost, volume and price remain the most important and constant factor affecting the profit break even point and payback period and ultimately the decision making process for any project investment। तो मतलब इन्होंने जितने भी एग्जांपल अभी तक दिए, हमने F पॉइंट तक देखा, तो वहाँ पर यही बताने की कोशिश की कि यही बात पर जोर दिया गया है कि अल्टीमेटली आप कॉस्ट, वॉल्यूम और प्राइस, इन 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। ठीक है, इसी से आपका प्रॉफिट डिसाइड होता है, इसी से आपका ब्रेक इवन पॉइंट डिसाइड होता है, इसी से आपका पे बैक पीरियड पता चलता है, किससे, पीबीसी से, है ना, सीबीपी कह लीजिए, पीबीसी कह लीजिए। ओके, और अल्टीमेटली आप डिसीजन भी इसी के आधार पर ही ले सकते हो कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ओके, एनी चेंज इन एनी वन आर मोर ऑफ द फैक्टर्स विल नीड रीवर्किंग एंड री एनालाइजिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
तो अगर आप जो है कास्ट वॉल्यूम या प्रॉफिट में से किसी भी एक फैक्टर में अगर आप चेंज करते हैं तो आपको फिर से जो है रीथिंकिंग, रीवर्किंग और रीएनालाइज करने की ज़रूरत होगी अपने डिसीजन में। ओके, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो आप फिर से देखिए कि मतलब क्या करने की ज़रूरत है, मतलब हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वॉल्यूम बढ़ाने पर, ये चीज़ें आपको कंसिडर फिर से करनी पड़ेगी। इन एडिशन टू बीइंग हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग फॉर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, द CVP एनालिसिस हेल्प इन आंसरिंग द वेरियस फाइनेंशियल क्वेश्चंस लाइक। तो मतलब जो आपका कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है वो आपके कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर भी देता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाउ द प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड इफ वी रिड्यूस द सेलिंग प्राइस आर इंक्रीज द वॉल्यूम। यदि हम सेलिंग प्राइस को घटा दें तो हमारे प्रॉफिट पर क्या असर आएगा, यदि हम प्रोडक्शन की वॉल्यूम को बढ़ा दें तो हमारे प्रॉफिट पर क्या असर आएगा। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, यदि हम सेलिंग प्राइस को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, डिक्रीज ना करें, रिड्यूस ना करें, इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी होंगी। इफ़ द फिक्स कास्ट अंडरगो अ चेंज ड्यू टू एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर अदर सेल प्रमोशन मेजर, व्हाट शुड बी द एडिशनल सेल्स वॉल्यूम टू मीट दीज कास्ट। तो मान लीजिए कि अगर फिक्स कास्ट जो है बदल जाती है, किस वजह से बदल रही है, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्चा कर दिया है या किसी और तरीके की प्रमोशन एक्टिविटी करी हुई है, सेल्स का प्रमोशन किया जिसमें पैसे खर्चा हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिक्स कास्ट आपकी बढ़ गई। तो अब कितना और जो है चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, सेल्स वॉल्यूम कितना बढ़ाना पड़ेगा। पहले 2000 पंखे बेचते थे, फैन बेचते थे, अब 20,000 पंखे बेचने पड़ेंगे क्या, ताकि ये जो हमारी एडिशनल कास्ट है वो कवर हो जाए। वेदर द सेल्स स्टाफ शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड सैलरी, कमीशन और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। जो आपका स्टाफ आपने रखा हुआ है क्या उसको फिक्स सैलरी देंगे कि भाई तुम्हारी सैलरी 20,000 रुपये है, या फिर जितनी कार बिकवाओगे हर कार पे तुम्हें 2% देंगे, या फिर 20,000 की सैलरी है और प्लस जो है हर कार बिकवाने पर 1% का कमीशन भी है। कौन सा स्ट्रक्चर आपके लिए ठीक रहेगा ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये किससे हम डिसाइड कर सकते हैं, कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से। अभी देखेंगे कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस फ्रेंड्स जो है बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट से की जाती है। किससे की जाती है, ब्रेक इवन पॉइंट से। व्हाट विल हैपन टू द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर इज फ्लक्चुएशन इन द सेल्स प्राइस, आउटपुट और कास्ट। तो मतलब हमें देखना होगा कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हम ये देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा अगर उसके सेल्स में, उसके प्राइस में, उसके कॉस्ट में, आउटपुट में अगर जो है फ्लक्चुएशन होती है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा कंपनी के ऊपर। इन सभी बातों के आंसर जो है आपका CVP एनालिसिस दे देती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ख़त्म होता है। मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहली बार में ही आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, बेहतर तरीके से एक एक एग्जाम्पल को डिटेल में लेकर के। अब यहाँ पर एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ओके, और एग्जाम्पल भी आपका लगभग 2-3 पेज में है, मतलब 2-3 पेज में केवल क्वेश्चन है। ये यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये चलता रहेगा। ठीक है, ये सब होता रहेगा और यहाँ नहीं, यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म होता है। ओके, तो ये मतलब 3 पेज में तो क्वेश्चन ही है, लेकिन ये जितना देखने में मतलब जो है डिफ़िकल्ट लगता है उतना है नहीं। मतलब कॉन्सेप्ट बहुत सरल है, कहानी बहुत लंबी है। ओके, तो यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर साइकिल्स फॉर बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक कंपनी है जो बच्चों के लिए, ओके, और जो है मतलब यंग लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए साइकिल बनाती है। तो साइकिल जो गिवन बिलो इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट साइकिल मेड फॉर चिल्ड्रन। नीचे जो आपको डेटा दिया गया है, ये बच्चों के लिए साइकिल बनाई गई, उसका डेटा दिया गया है। तो मंथली डिमांड या प्रोडक्शन, यानी हर महीने हम कितनी साइकिल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट की ट्रेडिशनल एनालिसिस है और ये जो है एक्टिविटी बेस्ड जो है CVP एनालिसिस है। ट्रेडिशनल एनालिसिस क्या होती है, CVP की ट्रेडिशनल एनालिसिस क्या है, और एक्टिविटी बेस्ड जो है CVP एनालिसिस क्या होती है। देखिए जो ट्रेडिशनल एनालिसिस है उसमें क्या होता था कि सारे खर्चे को फिक्स कास्ट में ही जोड़ दिया जाता था। सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, फिक्स कास्ट का पार्ट होंगे। एक्टिविटी बेस्ड में क्या होता है कि फिक्स कास्ट तो है ही, उसके अलावा हर एक एक्टिविटी को अलग से कास्टिंग की गई है। ठीक है, जैसे आपको घर बनवाना है तो आपने ठेकेदार से बात की, तो ठेकेदार ने कहा कि हम 1600 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे। कितना, 1600 रुपये पर स्क्वायर फीट लेंगे, आप घर बनवा लीजिए। मान लीजिए आपका घर जो है 30 बाई 60 का है, तो ये सर 1800 स्क्वायर फीट हो गया। 1800 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1600 से, जो भी आता है इतना पैसा आप हमें पे कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गई आपके ट्रेडिशनल एनालिसिस। अब आते हैं
ट्रेडिशनल एनालिसिस बाहर आते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि नहीं, हम जो है ऐसा है कि केवल तुम कंक्रीट का बनाओ, मतलब मोरंग बालू गिट्टी और इन सब का बताओ। तो उसने बोला कि सर 1000 रुपये स्क्वायर फीट रहेगा ये, ठीक है। प्लस प्लम्बरिंग का हम 100 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे प्लम्बरिंग के काम के लिए। इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग के लिए हम 200 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे। प्लास्टर का हम 50 रुपये स्क्वायर फीट लेंगे, ठीक है। इस तरीके से उसने क्या किया कि एक तो फिक्स कास्ट दे दी कि इतना तो लगेगा ही, उसके अलावा एक्टिविटी वाइज इलेक्ट्रिक वायरिंग करवाना चाहते हो तो उसका ये चार्ज देंगे, प्लम्बरिंग करवाना चाहते हो उसका ये चार्ज लगेगा, टाइलिंग का चार्ज ये लगेगा, ऐसे करके उसने एक्टिविटी वाइज दे दिया। तो ये वो वाली चीज़ हो गई। ओके, समझ गए। तो इसमें ट्रेडिशनल में सब कुछ एक साथ और एक्टिविटी में मतलब चीज़ें एक साथ तो रहेंगी, उसके अलावा कुछ सर्टेन एक्टिविटी जो अलग से भी उनको जोड़ा जाता है। ओके, तो ये बात हो गई। तो हर महीने कितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ भी 10,000 यूनिट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 10,000 यूनिट कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस है कितना साइकिल का 8,000 रुपये, यहाँ पर भी है 8,000 रुपये हम यहाँ पर भी बेच रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही है, 7,500 रुपये यहाँ पर भी लग रही है, हर यूनिट में 7,500 यहाँ पर भी लग रही है। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सेलिंग प्राइस में से जब वेरिएबल कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन निकलता है। तो अगर हम देखना चाहें तो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 500 रुपये। भाई 8,000 रुपये में हम बेच रहे हैं, 7,500 रुपये तो हमारे खर्च हो गए किस बात के, वेरिएबल कॉस्ट के। तो 500 रुपये तो प्रॉफिट हुआ ना, तो वही कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 500 रुपये। एक्चुअल प्रॉफिट 500 नहीं है, केवल आप ये समझ लीजिए कि 500 रुपये जो है आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, फिक्स कास्ट पर मंथ दे रखी है, ध्यान दीजिए फिक्स कास्ट पर यूनिट नहीं है, ये हर यूनिट का प्राइस है, एक यूनिट कितने में बिक रही है। लेकिन जो फिक्स कास्ट लग रही है वो आपकी महीने भर में 10 लाख रुपए लग रही है यहाँ पर, और एक्टिविटी वाले में 8 लाख रुपए लग रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें सारे खर्चे, फिक्स कास्ट के सारे खर्चे शामिल हैं, इसमें सारे खर्चे शामिल नहीं होंगे। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आपको कि इसमें मोरंग बालू ईंटा और इसका बात तो हो गई है, लेकिन टाइलिंग का अलग से बात करेंगे हम, है ना। और अगर आप जो है प्लम्बरिंग करवाएंगे उसका अलग चार्ज लगेगा। ओके, आप इलेक्ट्रिक फिटिंग करवाएंगे तो उसका अलग चार्ज लगेगा। तो यहाँ कुछ और एक्टिविटीज़ भी होने वाली हैं, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। चलो ये बात हो गई, तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल CBP कास्ट वैल्यूम प्रॉफिट स्टडी, फिक्स कास्ट आर डिफाइंड एज कास्ट दैट डू नॉट चेंज इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर सर्विस बीइंग परचेज्ड। तो बोल रहे हैं कि अगर हम ट्रेडिशनल कास्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है कि फिक्स कास्ट जो होती है वह वो कास्ट होती है जो कि बदलती नहीं है प्रोपोर्शन में, किसके, जितना प्रोडक्ट और सर्विस आपने परचेज किया उसके हिसाब से। यानी कि हम चाहे 1,10,000 यूनिट करें चाहे 20,000 यूनिट करें, जो हमारी फिक्स कास्ट है वो चेंज नहीं होती, किसमें, ट्रेडिशनल एनालिसिस में। ओके, आफ्टर कंडक्टिंग एन एनालिसिस यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग, है ना। अब यहाँ इसकी बात हुई है, यहाँ इसकी बात हुई फ्रेंड्स। ओके, अब एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस के बारे में यहाँ से बात शुरू हो गई। तो आफ्टर कंडक्टिंग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही चल रहा है फ्रेंड्स, वही मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ये भी आप पढ़ रहे हो। तो एक एनालिसिस की गई एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के बारे में। तो इट वाज डिटरमाइंड दैट द मंथली फिक्स कास्ट दैट डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन द फैक्टर सच एज वॉल्यूम आर एनी अदर कास्ट ड्राइवर आर ₹8 लाख पर मंथ। तो ये 8 लाख ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। 10 लाख किसके केस में है, ट्रेडिशनल के केस में है, और एक्टिविटी के केस में 8 लाख रुपए है। तो मतलब एक्टिविटी बेस्ड जो है जो आपने कास्टिंग करी है उसमें आपको पता चला कि जो हमारी फिक्स कास्ट है जो कि बदलेगी नहीं किसी भी केस में, किसी भी कास्ट ड्राइवर की वजह से चेंज नहीं होगी, वो जो है 8 लाख रुपए पर मंथ है। ओके, अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग्स ऑफ द एनालिसिस, अ मिलिंग मशीन फ्रेंड्स क्या होती है, एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें लोहे की सीट वगैरह को काटा वाटा जाता है, ऐसा समझ लीजिए सिंपल टर्म में। ओके, तो लोहे की मशीन है, बड़ी सी मशीन होती है, 10-20 लाख रुपए की पड़ेगी, बड़ी सी मशीन होती है, उस पर चीज़ों को, लोहों को काटा वगैरह जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से फाइंडिंग ऑफ एनालिसिस, अ मिलिंग मशीन इज यूटिलाइज टू कट द मेटल इनटू स्टील सपोर्ट, ठीक है। तो मेटल जो है ऐसे समझ लीजिए एक धातु का टुकड़ा है, मेटल है, उसको पार्ट में काटने के लिए एक मशीन, आपने सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ, मिलिंग मशीन आप चाहें तो गूगल कर लीजिए, ठीक है। तो मिलिंग मशीन को काम है कि लोहे के टुकड़े को या मेटल के टुकड़े को काटता है पार्ट में, ठीक है। तो मतलब कहने का कि 8 लाख रुपए तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि कभी बदलेंगे नहीं, किसमें, एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में 8 लाख रुपए फिक्स हैं। लेकिन उसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ती है एक मिलिंग मशीन की जो कि क्या करती है, मेटल को काट काट करके टुकड़ों में बांटती है, साइकिल बनाने के लायक बनाती है, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि मोरंग बालू और ईटा 11 की तो बात हो गई थी, लेकिन इलेक्ट्रिक वायरिंग अलग से,
प्लम्बरिंग की अलग से बात हो रही, तो उसी तरीके से ये अलग से चार्जेस बता रहा है अब कि 8 लाख रुपए तो साहब वो लगेंगे ही। इसके अलावा जो हम ये जो मिलिंग मशीन लगाएंगे उसका अलग चार्ज है, उसका चार्ज मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। द प्रोडक्शन ऑफ दीज स्टील सपोर्ट अकर इन बैचेज ऑफ 25 यूनिट्स, यानी कि एक बार आपने मशीन की सेटिंग कर दी तो आप 25 जो है मतलब साइकिल के लिए मान लीजिए कि आप जो है फ्रेम तैयार कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, 25 साइकिल का फ्रेम एक बार में तैयार होता है। फ्रेम मतलब जो वो ऊपर टायर वगैरह हटा दीजिए, केवल ढांचा ओके। तो 25 एक बार में 25 जो है का प्रोडक्शन किया सकता है। आफ्टर कंप्लीटिंग अ बैच इंटेंडेड फॉर द चिल्ड्रंस साइकिल, फॉलोइंग बैच वुड बी इंटेंडेड फॉर द एडल्ट साइकिल। अब नियम ये है कि एक बार आपने जो है मशीन को, मिलिंग मशीन को सेट किया, 25 जो है एक बैच में 25 साइकिलें का जो है फ्रेम बनाया बच्चों के लिए, फिर मशीन को सेटअप करिए, फिर से दोबारा नट बोल्ट खोलिए, इधर उधर करिए, और फिर एडल्ट के लिए जो है 25 साइकिलों का फ्रेम तैयार करिए अगेन, फिर बच्चों के लिए 25 साइकिलें बनाइए, फिर अगेन एडल्ट के लिए 25 मतलब जो है फ्रेम बनाइए। ये इस तरीके से चलता है। वही बोल रहा है कि एक बार जो है एक बैच कंप्लीट हो गया तो तुरंत ही चिल्ड्रन साइकिल से हटा करके उसको जो है एडल्ट साइकिल पर ले जाया जाता है। अब क्या होगा कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं, जो आप ये 25 साइकिलों का फ्रेम बनाने के बाद जो चेंजेस कर रहे हो, इसका इफेक्ट आएगा आपके ऊपर। इफेक्ट कैसे आएगा कि यहाँ पर आपको आदमी रखने पड़ेंगे, है ना, और इसका खर्चा लगेगा, इस काम का खर्चा लगेगा। ओके, एज ए रिजल्ट देयर वुड बी चेंज इन द सेटअप, है ना, फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ ईच बैच। तो हर एक बैच के ख़त्म होने के बाद में वहाँ पर सेटअप में चेंज करना पड़ेगा। वही जो मैं आपको नट बोल्ट खोलने के लिए बोल रहा था, तो इसे सेटअप कहते हैं। तो सेटअप में चेंज करना पड़ेगा। अगर 10,000 चिल्ड्रन की बाईसाइकिल बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, तो हमें कितने सेटअप चाहिए होंगे? देखिए 10,000 साइकिल आपको बनानी है और एक बार में 25 साइकिल बनती है, एक बैच में 25 साइकिल बनती है, तो कुल मिला करके 25 100 के 100 400 बैच लगेंगे। कितने बैच लगेंगे फ्रेंड? 400 बैच। ये कोई नई बात नहीं है। ओके, 400 सेटअप या 400 बैच लगेंगे, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये इतनी राम कहानी का। और हर एक बैच का खर्चा कितना है? 500 रुपये। हर एक सेटअप कास्ट का खर्चा कितना है, यानी कि एक बार मशीन सेटअप होगी तो उसमें 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो 400 बैच हैं हमारे पास, हर बार खर्चा 500 रुपये का है, 5 चौक 20 और उसके आगे 4 जीरो। ठीक, 2 लाख रुपए। कितना लगेगा? 2 लाख रुपए आपको ये लगना पड़ेगा। यानी देखो ध्यान दो, एक्टिविटी के पहले 8 लाख रुपए तो एक्टिविटी में फिक्स था और प्लस 2 लाख रुपए खर्चा लग गया, किसका? बैच वाले का भी खर्चा लग गया। तो कुल मिला करके 10 ही लाख रुपए तो यहाँ भी खर्चा हो गए। ध्यान दीजिए, ट्रेडिशनल में फिक्स कास्ट कितनी थी? 10 लाख रुपए, और जो है एक्टिविटी में कितनी थी? 8 लाख रुपए। लेकिन जो एडिशनल एक एक्टिविटी का खर्चा लगा 2 लाख रुपए, उससे भी वहाँ पर भी हम 10 लाख रुपए पर पहुँच गए। ओके, थोड़ी बहुत बातें हुई, अब यहाँ तक कहानी ख़त्म हुई है। ठीक है, अब ये 500 रुपये किस पर खर्चे हो रहे हैं? जैसे चेंजिंग ऑयल, परचेजिंग जिक्स वगैरह, मतलब जो भी आप नट बोल्ट खोलने और जो है तेल वगैरह बदलने का खर्चा समझ लीजिए, उसमें 500 रुपये खर्चा हो जाता है। ओके, अब आपको स्टैंडर्ड जो है CBP एनालिसिस, इन द पास्ट द स्टैंडर्ड CBP एनालिसिस कंबाइंड दिस कास्ट विद द फिक्स कास्ट ऑल टुगेदर। तो वही बोल रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल कास्ट मतलब जो है हमारी CBP एनालिसिस होती थी, उसमें ये जो कास्ट है जो अभी हमने आपको 2 लाख रुपए कैलकुलेट करके दिया, ये उसमें जोड़ी रहती थी उसी में पहले से। ट्रेडिशनल वाले में अलग से नहीं दिया जाता है, ट्रेडिशनल में फिक्स कास्ट में सारे खर्चे होते हैं, जबकि एक्टिविटी बेस्ड वाले में एक सर्टन फिक्स कास्ट होती है जो कभी नहीं बदलती है, प्लस जो एक कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनका चार्ज अलग से जोड़ा जाता है। यहाँ सब कुछ शामिल है, यहाँ कुछ एक्टिविटी आपको शामिल करनी पड़ेगी जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपका सवाल है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट पर मंथ यूजिंग क्लासिक CBP मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड। पहला सवाल ये है कि आपको फ्रेंड जो है ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, किसके लिए, और प्रॉफिट पता करना है ट्रेडिशनल मेथड में और एक्टिविटी बेस्ड दोनों मेथड में। ओके, तो आइए देख कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये ट्रेडिशनल मेथड का डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक, इतना राम कहानी आपने पढ़ ली फ्रेंड ना, सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। देखिए कैसे सॉल्व होंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 500 रुपये। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू होता है फिक्स कास्ट अपान कंट्रीब्यूशन, यही होता है फार्मूला। फिक्स कास्ट कितनी है हमारी? क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपए। ओके,
डिवाइडेड बाई हमारा जो है कंट्रीब्यूशन कितना है 500, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 5 दूनी 10, 2000, तो 2000 यूनिट आ गया हमारा। फ्रेंड्स कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन निकल आया 2000 यूनिट इस वाले का। बात ख़त्म हुई, इतना ही सवाल था। देखिए इतनी राम कहानी मगजमारी करके जो है अल्टीमेटली आंसर क्या है 2000 यूनिट है इसका ब्रेक इवन पॉइंट, किसका, इस वाले केस का। ओके 2000 यूनिट है। ओके इस वाले केस का कितना है सर, फिर इस वाले केस का, इसका भी वही आएगा। क्यों आएगा, कारण बताता हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास ब्रेक वो कंट्रीब्यूशन कितना है 500 रुपये, और फिक्स कास्ट कितनी है। देखिए फ्रेंड यहाँ फिक्स कास्ट में हम जो है फिक्स कास्ट जो नहीं चेंज होती वो भी रखेंगे, प्लस जो एक्टिविटी बेस्ड खर्चे थे हमारे कुल मिलाकर के 400 बैच थे और हर बैच का खर्चा 500 था, ये भी खर्चा यहाँ जोड़ लेना है। 400 बैच कैसे आए थे, कुल मिलाकर के हमको कितनी मशीनें बनानी है 10,000 मशीनें, हर बैच में 25 जो है साइकिलें बनती हैं मान लो, तो कुल मिलाकर के 400 बैच लगने थे, 400 सेटअप लगने थे, हर सेटअप पे 500 रुपये का खर्चा था, तो कुल मिलाकर के 2 लाख रुपए और खर्चा हो रहे थे। 8 लाख रुपए पहले से खर्चा था, 2 और खर्चा हो रहे, तो कुल मिला खर्चा कितना हो गया 10 लाख रुपए का। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लीजिए। फिक्स कास्ट कितनी है 10 लाख रुपए, देखिए अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया, डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन कितना है 500 रुपये। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था फ्रेंड, है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला है फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। फिक्स कास्ट कितनी है हमारी 10 लाख रुपए, कितनी है 10 लाख रुपए, डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन कितना 500 रुपये, तो कुल मिला करके यहाँ पर भी 2000 यूनिट ही आ गया, ये भी निकल गया। यहाँ पर भी कोई कठिनाई नहीं है मेरे ख्याल से आपके लिए, है ना, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो 2 पार्ट निपट गए। पहला इसका ब्रेक इवन पॉइंट 2000 यूनिट आ गया, यानी 2000 साइकिलें बेचने के बाद में जितना मूलधन लगाया था आपने, पूंजी लगाई थी, वो निकल जाएगी। यहाँ पर भी 2000 यूनिट का केस रहेगा, 2000 यूनिट का। अब दूसरा है प्रॉफिट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फ्रेंड, प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ तक अगर हम देखें एक साइकिल के पीछे कितना फ़ायदा हो रहा है, एक साइकिल के पीछे 500 रुपये का। कुल कितनी साइकिलें आप बनाओगे 10,000 साइकिल, तो हर साइकिल पे 500 रुपये का अगर आपको फ़ायदा होगा तो कुल कितना फ़ायदा हो जाएगा, एक साइकिल पर कितने का फ़ायदा हो रहा है 500 रुपये का, 10,000 साइकिल पर कितने का फ़ायदा होगा। मैं ये क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ 1 यूनिट का डेटा दिया है और फिक्स कास्ट जो है आपको टोटल का दे रखा है, टोटल 10,000 पर फिक्स कास्ट दे रखी है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो कि ये 1 यूनिट का वो फिक्स कास्ट भी निकाल सकते हो। टोटल 10 लाख रुपए लग रहे हैं 10,000 यूनिट पर, तो 1 यूनिट पर कितना लगेगा वो निकाल लीजिए, है ना। तो आप यूनिट वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि 1 यूनिट पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, यानी फ़ायदा कितना हो रहा है 500 रुपये का। तो 10,000 यूनिट पर हमें हो जाएगा 5 के 5 और ये 4 2 6 जीरो मेरे ख्याल से हाँ हो गए, ठीक, 50 लाख रुपए। कितना हो गया 50 लाख रुपए। तो यानी कि 10,000 यूनिट में हमें टोटल फ़ायदा कितना होगा 50,000 रुपये का, लेकिन उसमें से फ्रेंड जो है 10 लाख रुपए हमारी फिक्स कास्ट चली जाएगी। देखिए ये भी तो एक खर्चा है, 10 लाख रुपए चले जाएंगे, तो मुझे कितने का फ़ायदा हुआ फ्रेंड जो है 40,000 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। कितने का फ़ायदा हुआ 40 लाख रुपए का। बोलिए क्या कठिनाई है, मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है ना। कितने का फ़ायदा हुआ 40 लाख रुपए का। इसमें भी सेम ही आंसर आएगा। क्यों सेम आएगा, देखिए यहाँ पर भी वही केस है, एक पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 500 रुपये का। कुल कितनी जो है आप यूनिट बनाएंगे 10,000 यूनिट बनाएंगे, तो कुल मिलाकर के आप जो है टोटल कमाई हो जाएगी कि 50 लाख रुपए की। कितने की हो जाएगी हमारी टोटल कमाई 50 लाख रुपए की, लेकिन उसमें से 8 लाख ये और प्लस जो है 2 लाख रुपए अभी जो बैच वगैरह बनाया था, एक्टिविटी करी थी, उसका 2 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए इसका भी फिक्स कास्ट घट जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 40 लाख रुपए का प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। कितने का आता है फ्रेंड 40 लाख रुपए का प्रॉफिट। तो इसमें भी 40 लाख का, इसमें भी 40 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका कवर कर दिया मैंने। डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट 2000 रुपये आया था, प्रॉफिट पर मंथ 40 लाख रुपए आया है। चाहे ट्रेडिशनल मेथड लेते हैं चाहे एक्टिविटी मेथड लेते हैं, दोनों केस में हमें सेम ही आंसर आ रहा है 2000 यूनिट और 40 लाख रुपए। एज ए मैनेजर ऑफ प्लांट, अब आपको पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने के लिए आप मैनेजर हैं, आपने दिमाग लगाया कि बैच जो है बड़ा कर देते हैं। जैसे एक बैच में तुमने कहा है कि 25 साइकिल बनेगी, तो ठीक है एक बैच में 100 साइकिलें बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है, एक बार 100 साइकिल बनाएंगे बच्चों की, फिर
जो है यंग एडल्ट के लिए बनाएंगे, फिर बच्चों के लिए, फिर एडल्ट के लिए बनाएंगे। ओके, तो इस यही बात हो रही है। एज ए मैनेजर ऑफ प्लांट इट इज़ योर बेस्ट इंटरेस्ट टू लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम दैट द मशीन नीड टू बी सेटअप सो दैट इट कैन ऑपरेट एट फुल कैपेसिटी। तो एज ए मैनेजर आपको चाहिए कि मशीन एक बार में 25 साइकिल बनाए और ज़्यादा साइकिल बनाए, ताकि इसको अच्छे बार बार सेटअप करना पड़ेगा। 25 साइकिलें बनाई फिर सेटअप किया, फिर 25 बनाई फिर सेटअप किया, इससे तो अच्छा रहेगा 200 साइकिल बनाए फिर सेटअप करें। 200 तो उसमें समय मिलेगा, फुल कैपेसिटी में काम आएगा। इमेजिन फॉर द मोमेंट दैट द मिलिंग मशीन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल, जैसे एडल्ट साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल एंड सो ऑन। मतलब किसी भी तरीके की साइकिल वो प्रोड्यूस कर सकती है, मशीन के अंदर इतनी क्षमता है, हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं। एज ए रिजल्ट इसका हुआ क्या कि आपने जो बैच का साइज है वो बढ़ा करके 50 इंडिविजुअल यूनिट कर दिया। एज ए रिजल्ट यू सजेस्टेड दैट द बैच साइज फॉर चिल्ड्रंस स्टीर सपोर्ट विल बी इंक्रीज टू 50 इंडिविजुअल यूनिट। पहले 25 करते थे, अब 50 कर दिया आपने। तो अगर 10,000 यूनिट बनानी थी और आप 25 किया करते थे, तो 25 से फ्रेंड्स आपका 400 होता था। कितने बैच चलते थे? 400। लेकिन यदि आप जो है 10,000 यूनिट बनानी है और हर एक बैच में 50 यूनिट बनाएंगे, तो आपको फ्रेंड्स अब केवल 200 बैच ही चलाने पड़ेंगे। कितने चलाने पड़ेंगे? 200 बैच ही चलाने पड़ेंगे। फ़ायदा हुआ। फ़ायदा क्यों हुआ? क्योंकि 400 बैच थे फ्रेंड्स, तब आप 500 रुपये हर बैच के पीछे खर्चा करते थे, तो मेरे 2 लाख रुपए लगते थे। लेकिन अब कितने हैं? अब 200 ही बैच हैं, हर बैच के पीछे मैं 500 रुपये खर्चा करूँगा, तो मेरा 1 ही लाख रुपये लगेगा। 1 लाख रुपये का फ़ायदा हो गया। देखिए, पहले 400 बैच थे तो 2 लाख रुपए लगते थे, अब 200 जो है मतलब 200 बैच हैं तो 1 ही लाख रुपए खर्चा होगा। तो 1 लाख रुपए का सॉलिड फ़ायदा हुआ ना। लेकिन एक नुकसान भी होगा। नुकसान क्या होगा? अब आप ज़्यादा साइकिलें बना लोगे, ज़्यादा साइकिलें बना लोगे तो उसको कहीं ना कहीं भंडार करके रखोगे, स्टोर करके रखोगे, बदले में आपको कहीं ना कहीं रेंट करना पड़ेगा, प्रीमाइसेस, और बड़ी फैक्ट्री रखनी पड़ेगी या रेंट करना पड़ेगा, तो थोड़े बहुत और खर्चे होंगे। बताया था ना कि मतलब जब आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उससे फ़ायदा तो होगा, लेकिन उसके बदले में कुछ ना कुछ और कास्टिंग भी जुड़ जाएगी। तो वही बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी कहानी से। तो पहले जो 400 जो है आपके सेटअप लगा करते थे, 10,000 यूनिट को 25 से डिवाइड करके आता था, अब केवल जो है 10,000 को 50 से डिवाइड करने पर केवल 200 सेटअप लगेंगे। हर सेटअप पर 500 रुपये का ही चार्ज लगेगा। तो कुल मिलाकर के 1 ही लाख रुपए खर्चा होंगे। कितने खर्चा होंगे? 1 लाख रुपए। द फैब्रिकेशन ऑफ लार्ज बैचेज भी विल नेसेसिएट द लीजिंग ऑफ मोर इन्वेंट्री स्टोरेज स्पेस। अब इन्होंने बोला कि भाई ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले रहे हो, डबल प्रोडक्शन कर रहे हो, तो अब आपको साइकिलें ले जा करके कहीं स्टोर रखना पड़ेगा, भंडारण करना पड़ेगा। उसका असर ये हुआ कि एडिशनल एक्सपेंस आप 50,000 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा, यानी कि अब 50,000 रुपये आपको और खर्चा करना पड़ेगा। किसमें? जो आपने साइकिलें बनाई उनको कहीं स्टोर करके रखने के लिए। ठीक है, तो चलो 50,000 का और खर्चा हो गया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो पहले क्या था फ्रेंड, 400 बैच चलते थे, 500 रुपये हर बैच में खर्चा होता था, तो मेरा 2 लाख रुपये लगता था। ठीक है, फिर मेरे मन में उत्साह आया कि नहीं, अब तो 200 ही बैच चलेंगे और 500 रुपये के हिसाब से खर्चा होगा, तो मुझे तो अब 1 ही लाख रुपये खर्चा करना है। लेकिन फिर पता चला कि चलो ये तो बच गया बैच का, लेकिन जो ज़्यादा साइकिलें बना दी उसको रखने के लिए मुझे 50,000 रुपये और खर्चा करने पड़ेंगे, ताकि उनको स्टोर कर सकूं। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड जो है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए अब आपका खर्चा हो गया। 1.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। पहले कितना खर्चा होता था? एडिशनल 2 लाख रुपए। अब कितना खर्चा हो रहा है? 2 लाख रुपए। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 50,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। ओवरऑल फ़ायदा अब 50,000 रुपये का हो गया। अब आपको क्या करना है? इम्पैक्ट ऑफ BEP पर मंथ, और यानी कि आपको ये देखना है कि अब इसका असर जो है उस पर क्या होगा। आपको ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा ये पता करना है, और साथ ही साथ में अर्निंग पर क्या इफेक्ट आएगा ये देखना है। ओके, तो आइए देख लेते हैं। देखिए यही है। वो जो इतना सारा मैंने आगे किया ना, वो सारा मैं समझा चुका हूँ। ये जितना दिखता है फ्रेंड्स उतना है नहीं। देखिए, अब 8,000 रुपये में आप बेच रहे थे, 7,500 रुपये वेरिएबल कॉस्ट था, तो इसका मतलब आपको फ़ायदा 500 रुपये का हो रहा था। कितने का फ्रेंड्स आप फ़ायदा पा रहे थे? हर यूनिट के पीछे आप जो है 500 रुपये का फ़ायदा पा रहे थे। ठीक है, तो वही कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद में अगर जो है ये देखा जाए, पहले फिक्स कास्ट कितनी थी? 8 लाख रुपए। कितनी थी? 8 लाख रुपए।
प्लस 50,000 रुपये आपने रेंट के लगाए थे, 50,000 रुपये रेंट का बढ़ गया था, तो कितना हो गया फ्रेंड्स ये 8.5 लाख रुपए। इसीलिए 8.5 लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्योंकि क्या हुआ कि पहले जो है आप 8 लाख रुपए खर्चा करते थे और प्लस 50,000 रुपये रेंट का और बढ़ गया, तो 8,50,000 रुपये प्लस जो आपके 200 बैच चल रहे हैं उनका भी 1 लाख रुपये और बढ़ जाएगा, तो 9.5 लाख रुपये। कितना हो गया 8.5 लाख रुपये, 8.5 लाख रुपये। यानी फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, 8 लाख रुपए मेरे खर्चा हुए किस चीज़ के, ये फिक्स थे, ये बदलते नहीं हैं, क्वेश्चन में शुरू में दे रखा था, लेकिन मुझे रेंट के 50,000 रुपये और देने पड़े, प्लस 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ा किस चीज़ का, 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ा बैच का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरे खर्चा कितने हो गए 9.5 लाख रुपए खर्चा हुए। कितने खर्चा हुए 9.5 लाख रुपए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू होता है फिक्स कास्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। फिक्स कास्ट कितनी है 9,50,000 रुपये, डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन कितने का है 500 रुपये का। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, आप इससे करेंगे तो 1900 यूनिट आ जाएगा। तो पहले कितनी यूनिट थी 2000 यूनिट बेचने पर आता था, है ना, क्योंकि यहाँ 10 लाख होता था, पहले 2000 यूनिट बेचने पर उतना निकलता था, अब 1900 यूनिट बेचने से ही मेरा पैसा निकल जा रहा है। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने निकाल लिया 1900। अब प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट में क्या है भाई, देखो 10,000 यूनिट बनाई हमने, कितनी बनाई 10,000 यूनिट, और 500 रुपये की 1 यूनिट बनाई, तो कुल मिला करके हमारा 50 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ। लेकिन फिक्स जो है कास्ट हमारी कितनी निकल गई 9.5 लाख रुपए। कितनी निकल गई फ्रेंड 9.5 लाख रुपए मेरे निकल गए, 9.5 लाख रुपए फिक्स कास्ट निकल गई। तो 9.5 लाख रुपए आप घटाओगे तो 40,50,000 रुपये। कितना आएगा 40,50,000 रुपये। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 40,50,000 रुपये का। तो ओवरऑल अगर इतनी मगजमारी का देखें फ़ायदा, तो हमको 50,000 रुपये का प्रॉफिट निकल करके सामने आ रहा है। बात समझ में? ये सब इतना लंबी चौड़ी कहानी आप पढ़ने के लिए ठीक है, लेकिन समझने के लिए नहीं ठीक है। समझने के लिए ये जो जनरल भाषा में मैंने आपको समझाया उसी से ठीक है। तो कुल मिला करके 40,500 रुपये आपको फ़ायदा हो गया। ओके, तो ये था फ्रेंड जो है दूसरा क्वेश्चन जो आपका था, ये है ना 50 यूनिट वाला जो बताया। तो इसका असर क्या हुआ, हमारा जो है BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है पहले 2000 यूनिट था, अब घट करके 1900 यूनिट हो गया, और प्रॉफिट हमारा 40 लाख से बढ़ करके 40,50,000 रुपये हो गया। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन शुड द कास्ट ऑफ लेबर बी इंक्लूडेड इन द ओवरऑल एस्टीमेट ऑफ हाउ मच अ सेटअप विल कास्ट। तो एक सेटअप के कास्ट में लेबर की कास्ट को कब जोड़ना है ये आपको एक्सप्लेन करना है। दूसरा, हाउ सेल द नंबर ऑफ सेटअप ऑन द मिलिंग मशीन एंड कास्ट ऑफ ईच सेटअप अफेक्ट द मशीन्स ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी। तो ऐसे ही हैं, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला मैंने आपको ये जो समझाया था, पहला वाला केस है ना, ब्रेक इवन पॉइंट निकाला था हमने कितना 2000 यूनिट, और प्रॉफिट निकाला था 40,000 रुपये। किस केस में? ट्रेडिशनल मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में, ठीक है। और ये एक्टिविटी वाले मेथड में मैं करवा चुका हूँ फ्रेंड्स, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, ये मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। अब ये सब इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वही है 8 लाख रुपए प्लस हर बैच के 400 बैचेज है, 500 रुपये लग रहे हैं, तो टोटल मिलाकर के 10 लाख रुपए हुए। तो फिक्स कास्ट 10 लाख डिवाइडेड बाई 500 रुपये, 2000 यूनिट। प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके 40 लाख कैसे आया था, सिंपल टर्म में था कि एक साइकिल के पीछे 500 रुपये बच रहे थे, 10,000 साइकिल के पीछे 50 लाख रुपए मेरे बच रहे थे, ठीक है। और 50 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए मेरा जो है फिक्स कास्ट चला जा रहा था। क्या जा रहा था? फिक्स कास्ट। ये 10 लाख रुपए मेरा फिक्स कास्ट चला जा रहा था, वो भी घटा दिया, तो जो है मेरा प्रॉफिट निकल करके आ जाता है। ओके, तो ये किसी भी कास्ट में दो ही चीज़ हैं, वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट। ओके, तो अगर वेरिएबल कास्ट जैसे 500 रुपये 1 यूनिट की हो गई है ना, तो 500 रुपये यूनिट के हिसाब से 10,000 यूनिट का आपने पता किया, तो 50 लाख रुपए निकल आए। कितना निकल आया फ्रेंड्स हमारा? 50 लाख रुपए निकल आया। अब इसमें से अगर आप फिक्स कास्ट भी घटा दोगे, फिक्स कास्ट तो वेरिएबल कास्ट तो पहले से ही निकाल चुके हो, फिक्स कास्ट भी घटा दोगे तो आपका प्रॉफिट बचता है, इसीलिए फिक्स कास्ट को भी घटाते हैं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये भी हो गया, चलो अब यहाँ पर हमने देखा कि इवन आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द राइज ऑफ कास्ट ऑफ स्टोरिंग द गुड्स प्रॉफिट हैव गॉन अप। ये बोल रहे हैं कि मतलब हमने स्टोर करने के लिए 50,000 रुपये का लीज भी लिया, उसके बावजूद भी हमारा फ़ायदा 50,000 रुपये महीने का हुआ। साथ ही साथ में हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 2000 से घट करके 1900 हो गया है ना। तो द डिक्रीज इज एट्रीब्यूटेबल टू सेविंग इन द ओवरऑल सेटअप कॉस्ट दैट वर अचीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग फ्यूअर सेटअप। क्योंकि हमने सेटअप कम किए तो इसकी वजह से हमारी फ़ायदे
हो गए। उसके बाद में तीसरा पॉइंट था कि मतलब जो है जो लेबर की कास्ट है उसको कब हमें जो है ऐड कर लेना चाहिए, किसमें, जो सेटअप की कास्ट है उसमें। देखिए ध्यान दीजिए इस चीज़ को, द इंक्लूजन ऑफ लेबर कास्ट इन कास्ट ऑफ सेटअप वुड बी डिपेंड अपॉन देयर अवेलेबिलिटी। अब ये बोल रहे हैं कि जो लेबर का खर्चा है, लेबर चार्ज, आपने जो लेबर रखे हैं उसका जो लेबर चार्ज है, क्या उसको सेटअप के चार्ज में जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। तो कब कब जोड़ेंगे बताता हूँ। द कास्ट ऑफ हायरिंग टेम्प्रोरी लेबर आर द कास्ट ऑफ आउटसोर्सिंग ऑपरेशन नेसेसरी फॉर सेटअप वुड बी इंक्लूडेड इन द टोटल कास्ट ऑफ सेटिंग अप। अब मान लीजिए आप जो आपने, मैंने बताया नहीं कि एक बार में 25 जो है 25 के बैच निकलते हैं, जो 25 के एक बैच में 25 साइकिलें बनती हैं, है ना, स्टील सपोर्ट बनता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि अगर मान लो इस काम के लिए आपने टेम्प्रोरी लेबर या आउटसोर्सिंग की हुई है, इस काम की आउटसोर्सिंग की है या आपने टेम्प्रोरी लेबर हायर किया है, तो वो उस सेटअप की कास्ट में जो 500 रुपये लग रहे हैं उसमें ये जोड़ा जाएगा। किसका कास्ट? लेबर का कास्ट। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? नहीं समझे? दूसरा पॉइंट देखिए तो अभी समझ में आ जाएगा। द कास्ट ऑफ परमानेंट लेबर यूज्ड फॉर सेटअप हु आर अदरवाइज आइडल वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन सेटअप बिकॉज, देखो ये बोल रहा है, मान लो तुम्हारी कंपनी में 10 वर्कर हैं पहले से, ठीक है, ये 10 वर्कर हैं और इन्हीं 10 वर्कर को यूज करके अगर आप सेटअप भी चलवा लो, क्यों चलवा लेंगे? क्योंकि भाई जो हमारे पास 10 वर्कर थे, इसमें से जो है हर वर्कर के पास में थोड़ा थोड़ा टाइम था, ऐसा नहीं था कि लगातार एंगेज थे। तो जो टाइम इनके पास बचता था उसी से हमने सेटअप भी चलवा लिया। तो क्या इसका खर्चा हम अलग से जो है सेटअप की कास्ट में जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो फैक्ट्री के ओनर है, इनको तो सैलरी अलग से जा ही रही भाई। ये 10 वर्कर मान लो 10,000 रुपये महीने के हिसाब से तो ले ही रहे हैं पहले से ही। जब कोई सैलरी ले रहा है, इफ़ समवन इज टेकिंग ऑलरेडी सैलरी, तो वो सेटअप की कास्ट में कहाँ से जुड़ेगा? सेटअप की कास्ट में आप तब जोड़िए जब सेटअप के लिए आप बाहर से मजदूर मंगवाइए, टेम्प्रोरी मजदूर मंगवाइए, आउटसोर्सिंग करिए। यदि आप जो है टेम्प्रोरी लेबर बुलवा रहे हैं, 10 वर्कर कंपनी के जो थे उनसे काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि वो सारे बिजी थे, तब हमने क्या किया, 5 लेबर बाहर से टेम्प्रोरी तौर पर हायर कर लिए, 5 लेबर। अब इन 5 लेबर का जो प्राइस है, मान लो सैलरी 5,000 रुपये लेते हैं, तो ये सैलरी जो है इनके सेटअप के उसमें जुड़ेगी। समझ में आ गया मेरे ख्याल से? अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यही बता रहा था कि जो सेटअप का जो कास्ट है ना, उसमें लेबर की कास्ट कब जोड़ेंगे? जब हम बाहर से किसी नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करेंगे, टेम्प्रोरली या आउटसोर्सिंग करेंगे, तब उसको हम लेबर की कास्ट में जोड़ेंगे। उसकी लेबर की, इनकी जो लेबर चार्जेस हैं वो सेटअप के कास्ट में जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास परमानेंट लेबर पहले से मौजूद है और उन्हीं का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो उसको हमें, जो पहले से लेबर मौजूद है उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसको हमें इंक्लूड नहीं करना होता है किसमें? सेटअप की कास्ट में, क्योंकि ये तो पहले से सैलरी पा रहे हैं, इनको काहे हम सेटअप में जोड़ देंगे। ओके, तो सैलरीज विल बी गिवन टू देम हैव टू बी इनकर्ड इवन अदरवाइज। मतलब इनका कहने का कि जो इनको तो सैलरी पहले से ही मिल रही है, चाहे सेटअप का काम करें या ना करें। ओके, तो इसे संक कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसे संक कास्ट बोलते हैं। संक कास्ट क्या होती है? मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंड एंड कैन नॉट बी रिकवर्ड। ऐसा पैसा जो हम पहले से खर्च कर चुके हैं और उसे रिकवर नहीं कर सकते, उसे संक कास्ट बोलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, आपके ऑफिस में कुल मिलाकर के 10 वर्कर पहले से ही हैं और इन्हीं 10 वर्कर की सहायता से अगर आप सेटअप चला ले रहे हैं, तो फिर अलग से जो है कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, जो सैलरी इनको दी जा रही वही इसके काम आ जाएगी, तो इसको हमें नहीं जोड़ना होता सेटअप कास्ट में। लेकिन अगर इन 10 वर्कर पहले से इंगेज हैं, इनके पास टाइम नहीं है, हमने 5 वर्कर और हायर किए टेम्प्रोरी तौर पर, अब इन 5 वर्कर का पैसा इसमें जोड़ दीजिए। वही बात यहाँ पर कही गई है। तीसरा पॉइंट, अपॉर्चुनिटी कास्ट की बात कर ली गई। अपॉर्चुनिटी कास्ट समझ लीजिए। अपॉर्चुनिटी कास्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कास्ट, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी कास्ट फ्रेंड्स होती है, जैसे मान लीजिए ए और बी, आपका जो 2 जॉब ऑफर हैं, ठीक है। एक है रेलवे में जो है, मान लेते हैं 50,000 रुपये सैलरी की, कितना पाएंगे सैलरी, और दूसरा है मान लीजिए बैंक में, जिसमें आपको मिलेगी मान लेते हैं 70,000 रुपये की सैलरी, ठीक है। तो भाई या तो बैंक में नौकरी करोगे या तो रेलवे में नौकरी करोगे, कोई 2 में से एक ही करोगे, दोनों नहीं कर सकते, दोनों पॉसिबल ही नहीं है। एक ही नौकरी कर सकते हैं, या तो रेलवे की नौकरी ले लीजिए या तो फिर बैंक की नौकरी ले लीजिए। मान लेता हूँ कि मुझे बैंक की नौकरी अच्छी लगी क्योंकि पैसा अच्छा है, सो आई सिलेक्टेड बैंक की नौकरी। तो मैं कितना कमाना शुरू कर दिया? 70,000 रुपये। लेकिन मैंने गंवाया कितना? 50,000 रुपये। ये जो 50,000 रुपये आपने गंवा दिए, यही अपॉर्चुनिटी कास्ट है। दिस इज अपॉर्चुनिटी कास्ट।
यानी ये अपॉर्चुनिटी का कितना कॉस्ट पड़ा, ये अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब की होती 50,000 रुपये महीने कमाते, तो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जिस अल्टरनेट को आप छोड़ते हैं उसका जो नुकसान हुआ उसे ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। जैसे आप टाटा कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं या रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आप टाटा का शेयर खरीदते हैं तो रिलायंस में जो फ़ायदा होने वाला है वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उतना नुकसान आपको बियर करना पड़ेगा। ओके, बस ज़्यादा नहीं, इतना ही। हाउ shall the number of setup on the milling machine and the cost of each setup affect the machine's overall flexibility? ये था आपका चौथा सवाल। तो बोल रहे हैं सेटअप अफेक्ट्स, जो सेटअप होता है वो अफेक्ट करता है मशीन की प्रोडक्शन इफिशियंसी। जो सेटअप होते हैं वो अफेक्ट करते हैं मशीन की प्रोडक्शन इफिशियंसी को। अगर ज़्यादा बार आप सेटअप करोगे तो उसकी इफिशियंसी घटेगी। रिड्यूस नंबर ऑफ सेटअप और रिड्यूस सेटअप टाइम कैन हेल्प इंक्रीज द मशीन्स यूटिलाइजेशन। अगर कम से कम सेटअप किए जाएं, यानी दिन भर केवल सेटअप कर रहे हो, बदलते ही रहे हो, 25 मशीनें नहीं, 5 मशीनें बनाओ फिर बदलो, 5 मशीनें बनाओ फिर बदलो, अगर ऐसा करना शुरू कर दिया तो कितना परेशानी होगी। तो अगर हम जो है नंबर ऑफ सेटअप घटा दें या जो सेटअप का टाइमिंग है उसको घटाते हैं तो उससे हमें जो है मशीन की यूटिलाइजेशन को अच्छा किया जा सकता है। दिस आल्सो प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद द फ्रीडम टू अल्टर द बैचेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिलिंग मशीन टू मीट द नीड्स ऑफ बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स बाईसाइकिल। इससे क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को मतलब जो है सेटअप से ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, फ्रीडम मिलती है कि वो चाहे तो अल्टर कर सकता है किस चीज़ को, मिलिंग मशीन में चिल्ड्रन के बैचेज कब चलाने हैं, एडल्ट की बाईसाइकिल कब बनानी है, उसमें फ्रीडम रहती है किसको, कंपनी को। अगर आपको ज़्यादा एडल्ट की साइकिल चाहिए तो चिल्ड्रन वाली कम कर दीजिए, उसके बैचेज कम लगवाइए, इसके ज़्यादा बैचेज लगवाइए, तो इस तरीके की फ्रीडम मिलती है। सेटअप एक्सपेंसेस आर अनदर इशू दैट अफेक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। सेटअप में जो खर्चा लगता है, जो 500 रुपये हर सेटअप में हमारा खर्चा लगता है, वो एक अलग इशू है ना, जो कि क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे प्रोडक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है फ्रेंड, तो बस इतनी सी बात थी। न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा कायदे से कवर किया गया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है मैंने थोड़ा सा ब्रीफ ही निपटाया हुआ है। तो होप है आपको पसंद आएगा और आप लोग लाइक वगैरह करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।